हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिमान क्लासेस। और आज का टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। और दूसरा, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जब ये वीडियो एंड हो तो इसमें आपको कोई डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में दो पार्ट होते हैं, वन इज माइटोसिस एंड अदर इज मियोसिस। मियोसिस जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो ये यहाँ पर जो ये वीडियो है इसमें सिर्फ मैं डिस्कस करने वाली हूँ माइटोसिस। अब जो माइटोसिस है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, माइटोसिस होता क्या है पहले ये समझते हैं। व्हाट इज माइटोसिस? हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो बनी रहती है सेल से। सेल जो है, सेल का मतलब होता है कि एक ऐसा, इसमें तीन कंपोनेंट मेन होते हैं। सेल के अंदर देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। और जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं डीएनए या फिर ये है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो सेल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, अगर इस सेल का डिवीजन दो पार्ट में हो जाता है, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी तो ये ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। इसको सर्कल की जगह मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ऐसे। ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो सेल है इसका दो पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। एक ये सेल बन गया और एक ये सेल बन गया। यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल के अंदर है, ये मान लिया 2n है। 2n का मतलब क्या होता है, हमें बहुत सारे जो टर्म्स है इसमें समझने होंगे, उसके बाद ही माइटोसिस क्लियर होगा। यहाँ पे जो 2n है, n मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो है 46। 46 यहाँ पर मैं n का मतलब बता रही हूँ, तो यहाँ पर है 23 इंटू 2 का मतलब कि हुआ क्या कि एक सेट जो है 23 का आ रहा है फादर से और एक सेट जो 23 का आ रहा है वो आ रहा है मदर से। सो ये हो गया 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर। हर एक सेल हमारी बॉडी की, उसकी न्यूक्लियस के अंदर ऐसा ही वो रहता है, ऐसे ही 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। जब ये सेल जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो दो सेल में डिवाइड होता है और इन दोनों सेलों में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, 2n ही रहता है, कोई रिडक्शन नहीं होता, ये भी 2n ही रहता है, यहाँ पर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ऐसे डिवीजन को क्या कहते हैं? ऐसे डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस होते हैं। उसके बाद ये जो माइटोसिस का ये वाला जो सेल साइकिल है, अब ये जो सेल है इसके अंदर ये हो गया माइटोसिस। अब इस प्रोसेस में जो ये काम इसने किया है, दो पार्ट में डिवाइड जो हो गया है, ये एक तरीके के इवेंट्स ये करता है और ये जो इवेंट्स है वो एक साइकिल की फॉर्म में रहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। आपको ये क्लियर अभी समझ आएगा कि सेल साइकिल से मेरा कहने का क्या मतलब है। जो माइटोसिस है, जो ये जो प्रोसेस है माइटोसिस का, इसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं। माइटोसिस में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसके अंदर इंटरफेस और दूसरा पार्ट इसमें होता है एम फेज। एम फेज के अंदर भी चार पार्ट होते हैं। इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं? पहले पी मैट, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। पी मैट से हम इसको एम फेज के जितने भी पार्ट्स होते हैं एम फेज में, उसको याद करने का तरीका है पी मैट। अब पी का मतलब होता है प्रोफेज, एम का मतलब होता है मेटाफेज, ये होता है एनाफेज और ये होता है टीलोफेज।
ये 4 फेजेस एम फेज में होता है। इंटरफेज में होते हैं 3 फेज। एक होता है G1, इसको गैप 1 भी कहते हैं, गैप 1 फेज। दूसरा होता है, यहाँ पर दूसरा होता है S फेज या सिंथेटिक फेज। सिंथेसिस यहाँ पर होता है सिंथेटिक फेज, इसको सिंपल हम S फेज ही ज़्यादा कॉमनली कहते हैं, S फेज। और थर्ड होता है G2 या गैप 2 फेज, गैप 2 फेज। ओके, सो ये इंटरफेज है, ये एम फेज है। अब मैं इसको एक साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ साइकिल होते हैं, इस वजह से इसको सेल साइकिल कहते हैं। अब ये देखते हैं कैसे ये पूरा का पूरा जो सेल है वो इसमें एक साइकिल की फॉर्म ले लेता है, देखते हैं। तो सबसे पहले जो सेल है वो इंटरफेज में जाएगा, फिर उसके बाद इंटरफेज में भी कौन सा फेज पहले आएगा? पहले आएगा G1 फेज, फिर आएगा S फेज, फिर आएगा G2 फेज, फिर इसके अंदर आएगा M फेज। M फेज में पहले आएगा प्रो फेज, थोड़ा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, नीचे की साइड में बना देती हूँ ये। M फेज के अंदर जो है, एम फेज में पहले आएगा प्रो फेज, फिर आएगा मेटा फेज, फिर आएगा एना फेज और फिर आएगा टीलो फेज। और फिर ये जो सेल है वो या तो बाहर चला जाएगा इस सेल साइकिल से या दोबारा से सेल साइकिल के अंदर आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का सेल वो है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा एक साइकिल बन गया है, ये पूरा एक साइकिल बन गया है माइटोसिस का, कि पहले जो सेल है अगर उसको डिवाइड करना है तो पहले कौन सी फेज में जाएगा? G1 फेज में जाएगा, फिर वो S फेज में जाएगा, फिर G2 फेज में जाएगा, M फेज में, फिर M फेज के अंदर भी पहले प्रो फेज में, फिर मेटा फेज में, फिर एना में और फिर टीलो फेज में। तो ये होता है, ये जो मैंने आपको पूरा टॉपिक बताया है वो एक तरीके के ब्रीफ उसमें मैंने आपको बताया। ये इसको कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है। साइक्लिकल फॉर्म में है ना, तो पूरा का पूरा प्रोसेस सेल साइकिल हुआ। अब एक एक जो स्टेप है, हर एक फेज में क्या क्या चीजें होती हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगी अगर आपको वो पता ना हो। और हम बहुत जैसे 11th-12th में भी पढ़ते हैं इन टर्म्स को, लेकिन हमें क्लियर आइडिया नहीं रहता होती क्या है ये चीज़ें। क्रोमोसोम हम 9-10 से पढ़ते आए हुए हैं कि क्रोमोसोम होता है हमारी सेल के अंदर, लेकिन व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं पहले बताऊंगी। उसके बाद माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला टर्म क्या है? क्रोमेटिन। सेकेंड टर्म आता है फर्स्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं तो आपको ये पूरा का पूरा बहुत इजी लगने लग जाएगा, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। सो क्रोमेटिन के बाद आता है क्रोमोसोम, फिर मैं बताऊंगी डीएनए के बारे में और फिर मैं आपको बताऊंगी जीन के बारे में। और एक टर्म होता है, ये भी आप देख लीजिए कि जीनोम क्या होता है, जीनोम क्या होता है, ठीक है। सो पहले आता है क्रोमेटिन। सपोज करें ये एक सेल है, ये सेल के अंदर क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे करके ये प्रेजेंट रहते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करते हैं, हमारे अंदर ये होता है 46। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये जो क्रोमेटिन है वो दो चीज़ों से बना है, वन इज हिस्टोन और दूसरा होता है डीएनए। ये जो पूरा मेस होता है
मेस ऑफ क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोमेटिन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की ही बात करें तो बेसिकली क्या होगा? क्रोमेटिन एक तरीके का मेस होता है, पूरा का पूरा जो एक जाल की तरह फॉर्म रहता है न्यूक्लियस के अंदर। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनको क्रोमोसोम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा कम कंटेंट्स रहता है क्रोमोसोम से, और ये बना रहता है हिस्टोन से और डीएनए से। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइलिंग करता है, वो मैं आपको क्लियर बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो ये हो गया क्रोमेटिन। अब आती है बात क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्या है? जब ये क्रोमेटिन, हम इसको एक को ले लेते हैं, यहाँ से इसको ले लिया, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब ये क्रोमेटिन क्या करता है? क्रोमेटिन यहाँ पे इसको क्रोमेटिन नहीं करेंगे, ये मेस जो होगा वो होगा क्रोमेटिन। हम इसको एक हाईली कंडेंस्ड फॉर्म अगर होती है इसकी, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, जब ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कॉइलिंग हो जाती है, तब ये क्या फॉर्म करता है? तब ये क्रोमोसोम फॉर्म करता है, और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उसका वो फॉर्म हो जाता है मेटाफेज स्टेज में। तो क्रोमोसोम हमें जब दिखाई देने लग जाते हैं तो वो कौन सी स्टेज होती है? वो मेटाफेज स्टेज होती है, जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी थोड़ी देर में। अब ये हुआ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा एक सुपर कॉइलिंग करता हुआ डीएनए प्रेजेंट रहता है। ये डीएनए है, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल रही हूँ, इस वाले डीएनए को थोड़ा बाहर निकाल के अगर मैं देखूँ तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, बहुत ज़्यादा इसमें कॉइलिंग रहती है, ठीक है। अब ये जो कॉइलिंग वाला पार्ट है उसको भी मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको। इसको मैं अगर जूम करूँ इस पार्ट को, तो ये कैसा बनेगा? तो जैसे ये कॉइलिंग हो रही है ना, ऐसे ये हो रही है अराउंड अ प्रोटीन, एक प्रोटीन के चारों तरफ ये कॉइलिंग हो रही है। ये इसके ऊपर 2 बार लिपटता है कौन? डीएनए। ऐसे ये 2 बार इसके ऊपर कॉइलिंग होती है डीएनए की। दोबारा मैं इसको बनाती हूँ। ये अगर इसको जूम में कर रही हूँ तो ये ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर होती है 2 बार कॉइलिंग, इसकी हिस्टोन के ऊपर होती है कॉइलिंग डीएनए की। ये है हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है? हिस्टोन है, ठीक। और ये है डीएनए जिसके ऊपर जो कॉइल कर रहा है किसके चारों तरफ? हिस्टोन के चारों तरफ। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर इसमें पूरा का पूरा प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस फॉर्म है। अब यहाँ से एक पार्ट मैं ले लूँगी डीएनए का, और उसको मैं शो करूँ अगर बड़ा करके, तो वो कैसा दिखता है ये देखते हैं। तो जो डीएनए होता है वो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर ये डीएनए फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट इसको ही जूम करके दिखा रही हूँ, ये है डीएनए, ठीक। अब ये जो डीएनए है इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं डीएनए के अंदर? डीएनए एक तरीके का क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, ये इसकी बैकबोन है। ये बनी रहती है शुगर से प्लस फॉस्फेट से। शुगर एंड फॉस्फेट की इसकी बैकबोन होती है, और इसके जो बीच वाला पार्ट होता है इसका, यहाँ पर ये होती है बॉन्डिंग। दोनों चेन जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रही हैं उनके बीच में एक तरीके का अट्रैक्शन होता है, वो कौन करता है? नाइट्रोजिनस बेसिस। बॉन्डिंग नाइट्रोजिनस बेसिस की होती है। ये तीसरी चीज आई वो क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है,
तो डीएनए क्या हुआ, डीएनए जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है वो है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ प्रेजेंट रहते हैं, सीरीज फॉर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है डीएनए। ठीक है, और ये जो डीएनए है वो इसमें ये जो फॉस्फेट होता है ये इसको नेगेटिव चार्ज देता है। तो फॉस्फेट जब इसको नेगेटिव चार्ज दे देगा और यहाँ पर जो हिस्टोन है, सपोज जो हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, और हमें पता है पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डीएनए में और हिस्टोन के बीच में अट्रैक्शन होगा और इस वजह से यहाँ पर एक सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये इसको जो ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बताया जिसमें 2 बार हिस्टोन के ऊपर कॉइलिंग हुई डीएनए की, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ये क्या क्या चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे छोटे टर्म्स में इसको क्लियर करना चाह रही हूँ। तो डीएनए जो मैंने बताया, अब इसका एक अगर सीक्वेंस में ले लूँ, ये वाला पार्ट ले लूँ बस डीएनए का, तो ये क्या हो गया, जीन। जीन क्या होता है, जीन हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है और जीन क्या होता है। तो जो सेल है, सेल की न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक मेस ऑफ क्रोमोसोम, पूरा का पूरा जो मेस प्रेजेंट रहता है उसको कहते हैं क्रोमेटिन, जो कि बना रहता है डीएनए से और हिस्टोन से, थोड़ा कम कंडेंस रहता है। ठीक है, ये हुआ क्रोमेटिन। दूसरा जो आया है, दूसरी बात हम करेंगे वो है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम के यहाँ पर होता है सेंट्रोमेयर। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है उसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए भी है और हिस्टोन भी है। तो अगर मैं इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा बाहर निकाल के यहाँ पर जूम आउट करके दिखा रही हूँ, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये है, इसको मैंने जूम किया है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए एंड हिस्टोन, इससे थोड़ा ज्यादा कंडेंस्ड ये है। और अगर यहाँ पर ये जो कॉइलिंग है, जब एक हिस्टोन के ऊपर डबल 2 बार डीएनए की रैपिंग होती है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो न्यूक्लियोसोम हुआ। अब जो डीएनए है वो डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। अब डीएनए किससे बना रहता है, फॉस्फेट से, शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस एडिनोसिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड वन मोर इज देयर, ये 4 नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर होते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। डीएनए के अंदर फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, और जो ये हिस्टोन है उसके अंदर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं लाइसिन जैसे, जिसकी वजह से उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। तो आई होप ये आपको क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, ये चारों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो मैं इसके बाद ही कराना चाह रही थी ताकि आपको क्लियर हो, ये टर्म्स क्लियर होंगे तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा, वरना आप इसी में कंफ्यूज रह जाएंगे कि क्रोमेटिन यहाँ पे कैसे आ गया, क्रोमोसोम कैसे आ गया। तो ये मैंने आपको क्लियर कराया। अब आती है बात माइटोसिस की। माइटोसिस जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं। अब मैं एक तरीके का यहाँ पर फ्लो चार्ट बना रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर समझ आ जाए। तो ये यहाँ पे मैंने बनाया, दिस इज G1 फेज, ये मैंने यहाँ पर बनाया S फेज, ये यहाँ पर मैंने बनाया G2 फेज। ये तीनों
फेजेस किसके पार्ट है? ये तीनों है इंटरफेज के पार्ट। इंटरफेज जो होता है उसके अंदर जो सेल है, यहाँ पे छोटा सा मैं एक बार डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि कौन सा कितना लंबा चलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा होता है। ठीक है, ये होता है G1, दिस इज S फेज, और दिस इज G2 फेज, और ये होता है M फेज। ठीक है, जो G1 फेज होता है अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे इसमें लगते हैं अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें। इसमें लगते हैं 6 से 7 घंटे, और इस फेज में सेल रहता है 4 घंटे के लिए, और ये सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो जाता है। तो 95% जो टाइम है सेल साइकिल का वो किस में जाता है? वो जाता है इंटरफेज में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी थी कि कौन सा जो सेल साइकिल का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि G1 फेज है उसका टाइम पीरियड बताइए, तो 10 घंटे होता है। M फेज का टाइम पीरियड बताइए, तो वो 1 आवर होता है। और ये भी पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस क्या होता है, पहले G1 फेज आता है, फिर S आता है, G2 आता है, और इसमें से एक फेज आपको बता देंगे। तो ये सीक्वेंस भी ज़रूरी है, टाइम भी ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों टॉपिक से। ओके, तो जो G2 फेज है उसके बाद जो फेज आता है वो आता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, एंड देन टीलोफेज। ठीक, टीलोफेज के बाद सेल या तो यहाँ आ जाएगा या ये बाहर चला जाएगा। ये एक साइकिल है जिसको हम कह रहे हैं सेल साइकिल। ये इंटरफेज के तीनों पार्ट है, और ये जो है वो एम फेज मैंने आपको बताया है। अब मैं इनके एम फेज के नाम लिख देती हूँ कौन कौन से हैं। पी मैट से मैंने आपको बताया था कि पी मैट से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये है प्रोफेज, ये है मेटाफेज। आप इनके अंदर मैं डायग्राम बनाऊंगी इसलिए आप खुद ही इसको देखिए कि कौन कौन से फेज हैं। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, एंड टी से क्या हुआ? टीलोफेज। ये 4 फेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं G1 फेज की। जो सेल है, सेल को डिवाइड करना है 2 पार्ट में। सेल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट होंगी, कुछ ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और कुछ जो है एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब सेल को डिवाइड करना है 2 सेल में, तो उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक तरीके के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एंजाइम्स, वो प्रोटीन, इनका सिंथेसिस कहाँ पर होता है? उनका सिंथेसिस होता है G1 फेज में। G1 फेज में इंक्रीज होगा नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स में। जो जैसे राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 1, तो वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स है वो G1 फेज में बढ़ते हैं। दूसरा, सिंथेसिस होगा किस किस चीज का? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और यहाँ पर दूसरी एंजाइम्स का सिंथेसिस होगा। क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें हो क्यों रही है? क्योंकि ये सेल को प्रिपेयर कर रही है कि जब ये सेल इसके थ्रू जाए तो ये एक तरीके का जो सेल है उसको जरूरत पड़ेगी प्रोटीन की, एंजाइम्स की, वो पहले से यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो सेल है, ये चीजें यहाँ पर इस सेल के अंदर हो चुकी हैं। ये सेल फिर कितने घंटों बाद? 10 घंटे इस फेज में रहेगा। 10 घंटे में प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, ऑर्गेनेल्स के नंबर को बढ़ाएगा, और 10 घंटों के बाद फिर ये एस फेज में जाएगा। एस फेज में क्या काम इसका होता है? एस फेज जैसे कि नाम से ही पता है कि सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस किसका हो रहा है? डीएनए का। तो इस फेज में रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया।
एक पार्ट जो है वो खुल जाएगा। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में आपको बताऊंगी, थोड़ा उसको टाइम लगेगा उसमें, पर मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी। तो ऐसे ये जो है ना, ये जो डीएनए है वो यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ एक नया स्ट्रैंड बना लेगा, नया स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो एस फेज में क्या हुआ, नया स्ट्रैंड डीएनए का बना है बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज के जरिए। पॉलीमरेज ये एंजाइम है जो इस प्रोसेस को करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन काम रेप्लिकेशन का हो रहा है, रेप्लिकेशन। और ये जो टाइम इसमें लग रहा है, सेल इस कितने टाइम के लिए ये इस फेज में रहता है, ये जो टाइम है वो है 6 से लेकर 7 घंटे तक, ये इस वाले फेज में रहता है। ठीक, उसके बाद आता है क्या, G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें खुद का डीएनए होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा G2 फेज में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार ये रिपीट हुआ है, तो आप ये याद रखना कि कौन सा ऐसा फेज है जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए टेक प्लेस। तो ये क्या, कौन सा फेज होता है, ये होता है G2 फेज। और अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो सेल है वो जब इन फेजेस से पास ऑन हो जाएगा, उसके बाद उसको क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है वो 2 सेल्स में। तो जो साइटोप्लाज्म है वो उतना ही चाहिए जो 2 सेल में डिवाइड हो सके, कम नहीं होना चाहिए वो साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर ये G2 फेज क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को बढ़ाएगा, साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगा, मतलब सेल ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, सेल साइज में इंक्रीज हुआ G2 फेज में। और कितना टाइम यहाँ ये रहेगा, वो रहेगा 4 घंटे के करीब। ठीक है, तो ये हुआ G2 फेज। अब आती है प्रो फेज की बात। प्रो फेज में क्या है, ये मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ न्यूक्लियस। क्या क्या चीजें प्रो फेज में होती हैं, पहली चीज जो प्रोफेज के अंदर होती है वो होती है, फर्स्ट इज, ये जो फॉर्म होती है इसकी वो होती है क्रोमेटिन। यहाँ पर ये क्रोमेटिन रहता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन और ज़्यादा क्या होगा, कंडेंस होगा, और ज़्यादा उसमें कॉइलिंग होगी। तो मतलब क्या है, एक तरीके का क्रोमोसोम की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर स्टार्ट हो रही है, वो प्रोफेज में स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे क्रोमोसोम फिर यहाँ पे आके क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाते हैं मेटाफेज में। ठीक है, और ये जो स्पिंडल फाइबर जहाँ से निकलते हैं, MTOC, इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है प्रोफेज में। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जिसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं, सेंट्रोसोम भी इसको कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जो यहाँ पर जो है फॉर्म होने लग जाता है, स्टार्ट होता है यहाँ पे फॉर्मेशन इसका। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवलप है स्टार्ट्स टू डिसअपियर। ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट रहता है। वो प्रोफेज की जो लेट प्रोफेज होता है, जब ये थोड़ा खत्म होने वाला होता है, मेटाफेज में जाने वाला होता है सेल, उस टाइम पर ये डिसअपियर होने लग जाता है, क्योंकि कुछ यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं एंजाइम, कुछ कंपोनेंट का, जैसे लेमिन्स का फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन इसका न्यूक्लियर एनवलप का हो जाता है। क्यों होता है यहाँ पर, व्हाई इट हैपेंस, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम यहाँ पर फॉर्म होंगे उसको एक स्पेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पोल्स की तरफ चले जाएंगे।
तो अगर क्रोमोसोम ये न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट रहेगा तो कैसे जा पाएंगे पोल्स की तरफ, तो इस वजह से न्यूक्लियर एनवलप जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है प्रोफेज के लास्ट में। ठीक है, अब आती है सेकंड चीज, वो होती है मेटाफेज। यहाँ पर जो है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाता है एंड में से। ये जो क्रोमोसोम मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नहीं क्रोमोसोम यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। और ये क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। क्यों होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन हो चुका है इसका। और ऐसे ही यहाँ पर कितने क्रोमोसोम होंगे, ऐसे ही यहाँ पर 92 होंगे, टोटल 92 होंगे। क्योंकि पहले जब सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम रहे होंगे, उसके बाद ये 2n का क्या हो गया है, 4n हो चुका है। समझ आई बात, कि पहले 46 क्रोमोसोम से सेल स्टार्ट हुआ होगा और उसके अंदर फिर जब रेप्लिकेशन हो गया तो वो 2n क्या हो गया है, 4n हो गया है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें कितने हैं, वो हैं 92। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ किसके, सेंट्रोमेयर के। जो ये इसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जहां पर ये दोनों अटैच रहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रोमेयर का नंबर होता है वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसके अंदर कितना ही रेप्लिकेशन हो जाए, जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, मेटाफेज। यहाँ पर क्लियर हुआ प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है और फिर जो ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या करता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि उनको पोल्स की तरफ जाना होता है। तो न्यूक्लियर एनवलप एक तरीके का ब्लॉकेज उनके पाथ में ला सकता था, इस वजह से उसको हटाना जरूरी था। तो ये हुआ। उसके बाद आता है ये मेटाफेज। यहाँ पे क्या होता है, मेटाफेज एक प्लेट की तरह फॉर्म होती है। मेटाफेज प्लेट क्या है, यहाँ पर क्रोमोसोम ऐसे अरेंज रहते हैं, ऐसे ही पूरे 92 क्रोमोसोम रहेंगे टोटल, ऐसे 92। ठीक है, सो 89 और 89 99 और 92 पूरे 92 हो गए। अब क्या है, ये जो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वो ये पोल्स की तरफ चला जाएगा। तो ये कहाँ पर आ गया है, ये आ गया है पोल्स की तरफ। ये किससे बनता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है ऐसा। इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। ये मैं आपको कहाँ बताऊँ, ये वाला यहाँ पे जो ये सेंट्रोसोम होता है, इसके अंदर एक ऐसा कार्डव्हील का स्ट्रक्चर की तरह का होता है, कार्डव्हील स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डव्हील। ये होता है इसके अंदर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। और ये होता है मैट्रिक्स। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेंट्रोसोम। ठीक है, और यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो निकलेगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ये एक तरीके की जो पॉलीमर है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, पॉलीमर ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, सो यहाँ तक ही आया क्लियर समझ में। और ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर दूसरा ये हुआ। इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, ये ऐसा होता है। अब यहाँ से यहाँ पर एक मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ये एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ये प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर ये कैसा होता है, हुक की तरह का होता है। तो यहाँ से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आती हैं, इससे जुड़ जाती हैं, इसके हुक से। क्यों जुड़ती है, ये जुड़ती हैं क्योंकि ये होती है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल।
ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गई आपको, ये जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा तो है क्रोमोसोम, और जो ये दो पार्ट है ना अलग अलग इसके, तो ये है दो सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है फाइन। अब इनका काम क्या होता है, ये दो इनको सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर रही हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक दूसरे को खींच रही हैं, और यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट है प्रोटीन जिसके थ्रू ये अटैच है। ये क्या है, ये मैं इसको रब कर देती हूँ बीच में वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या है। अब बात करते हैं हम कि ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये कौन सी होती है, ये होती है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ये होती है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। दो तरीके की माइक्रोट्यूब्यूल इससे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से निकलती हैं ताकि ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर सके और पोल्स की तरफ लेकर आए। क्यों हो रहा है ये सारा, जब ही तो होगा जब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है आधी इधर चली जाएगी आधी इधर चली जाएगी और सेल यहाँ पे पिंच्ड ऑफ हो जाएगा, यहाँ से डिवीजन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हो रहा है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और ये हो रहा है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और ये जो जहाँ पर पूरा का पूरा ये अलाइनमेंट रहता है इनका क्रोमोसोम का, उसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट पर इसका अलाइनमेंट होता है, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। उसके बाद जो फेज आता है वो आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ, ऐसे का ऐसा ही ये स्ट्रक्चर रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आती है निकलती है, और ये जो है ये जो क्रोमेटिड है सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। और ये जा रहे हैं किसकी तरफ, पोल्स की तरफ। ये जा रहे हैं पोल्स की तरफ, ठीक है। ये सेपरेशन इनका स्टार्ट हो चुका है, कौन से फेज में, एनाफेज के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल हो चुका होगा। अब जो टीलोफेज होता है ना, एनाफेज, उसके बाद आता है लास्ट टीलोफेज। जो भी प्रोसेस प्रोफेज में हुआ है उसकी बिल्कुल अपोजिट जो है वो टीलोफेज में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कंडेंसेशन क्रोमेटिन का हुआ है तो यहाँ पर दोबारा से क्रोमेटिन का अपीयरेंस होगा। जो ये क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पर बने हैं ये दोबारा से क्रोमेटिन का फॉर्म करेंगे। तो ये पूरे पोल्स पर पहुंच चुके हैं, तो एक तरीके का क्लीवेज फरो यहाँ पर बन जाएगा। सेल का डिवीजन होने ही वाला है और ये जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप खत्म होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ये बनना शुरू हो जाएगा। और जो क्रोमोसोम है ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे किसमें, क्रोमेटिन में। ये होता है टीलोफेज में, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ किसका, माइटोसिस का। अब ये जो सेंट्रियोल है वो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आती है बात कि जो ये यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है सेल का, ये क्या बना हुआ है, ये बना है क्लीवेज फरो। दिस इज क्लीवेज फरो, ठीक है। क्लीवेज फरो से डिवीजन होता है एनिमल सेल का और यहाँ पर जो प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं उनको कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। क्या कहते हैं उनको, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन क्लीवेज फरो पर प्रेजेंट रहती हैं और सेल को क्या करती हैं, पिंच्ड ऑफ कर देती हैं और ये दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। अब आती है बात की जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें इस तरीके का डिवीजन नहीं होता। उसमें क्या होता है, यहाँ पर सेल प्लेट फॉर्म हो जाती है प्लांट सेल के अंदर
और इस सेल प्लेट को फॉर्म करने में क्या कौन सा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल रोल प्ले करता है, वो होता है गोल्जी एपैरेटस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेल प्लेट फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करता है। द आंसर इज गोल्जी एपैरेटस। फाइन, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, मेन चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ये सारी चीज़ें हुई हैं इसकी माइटोसिस की। अब आती है बात, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं बहुत, वरना आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बात, इसको रब करके ही रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे पहला जो इसमें माइटोसिस में आता है वो आता है इंटरफेज। इंटरफेज में आता है G1। एक बार इसको मैं दोबारा बता देती हूँ थोड़ा जल्दी G1 फेज, S फेज एंड देन G2 फेज। उसके बाद आता है M फेज। M फेज में प्रोफेज आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। गैप 1 फेज होता है 10 घंटों का, ये होता है 6 से 7 घंटे, 4 घंटे का, और ये पूरा का पूरा होता है 1 घंटे का। यहाँ पर जो है सेल जो है 2 पार्ट में टीलोफेज के बाद डिवाइड हो चुका है। एक सेल ये बना और एक सेल ये बना, दोनों नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n रहेंगे, और जो सेल स्टार्ट हो रहा है उसमें भी 2n ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। ये जो सेल है वो दोबारा G1 में जा सकता है, या फिर ये तीन तरीके के सेल यहाँ पर हो सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के सेल होते हैं? वन इज लेबाइल सेल या प्रोलिफरेटिंग सेल। ये जो सेल होता है लेबाइल सेल, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन होता है, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर डिवीजन प्रेजेंट रहता है। तो इस वजह से क्या है, ये जो है इनको प्रोलिफरेटिंग सेल कह रहे हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? एपिथेलियम में ऑफ स्किन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट रहता है। 2 जगह ये प्रेजेंट रहता है मेनली। और जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स जो दूसरी ब्लड सेल्स को फॉर्म करती हैं, जो टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, ये भी लेबाइल सेल हैं। ठीक है, एक सेल होते हैं जो परमानेंट सेल होते हैं, परमानेंट सेल। ये सेल क्या करते हैं, ये डिवाइड ही नहीं करते हैं, डिवाइड ही नहीं करते हैं। ये जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारे जो कार्डियक मसल सेल है, हार्ट के अंदर जो मसल होता है उसको कार्डियक मसल कहते हैं, उसकी सेल डिवाइड नहीं करती है, कार्डियक मसल सेल। या स्केलेटल मसल सेल, जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, सेल है, उसमें डिवीजन नहीं होता। तो ये जो सेल्स होती है हमारी न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन जो ब्रेन सेल होती हैं उनमें डिवीजन नहीं होता, ये जो है वो परमानेंट सेल होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक ऐसी सेल होती है जिनके अंदर जिसको रेस्टिंग सेल भी कहते हैं, रेस्टिंग सेल। इनके अंदर डिवीजन तो होता है, लेकिन जब बाहर से कोई स्टिमुलस आएगा, एक पर्टिकुलर जब नीड होगी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तभी इनके अंदर डिवीजन होता है, जैसे कि जो लिवर सेल होती हैं। तो ये पूरा का पूरा ये हो गई 3 तरीके की सेल। अब ये जो सेल है, अगर ये परमानेंट सेल है तो ये डिवाइड ही नहीं करेंगी, और अगर ये लेबाइल सेल है तो ये दोबारा से सेल साइकिल में चली जाएंगी। अगर ये रेस्टिंग सेल है तो ये देखेंगे कि कोई स्टिमुलस इन्हें मिल रहा है तभी ये सेल साइकिल में जाएगी, वरना ये एक तरीके की क्विसेंट स्टेज में, Q0 स्टेज में प्रेजेंट रहती हैं, जिसमें जो सेल है वो रेस्टिंग स्टेज में रहता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ सेल साइकिल का। अब मैं क्या बता रही थी आपको कि ये तीनों फेज हुए, कितना ड्यूरेशन हुआ। जो G1 फेज होता है ये प्रिपेयर करता है सेल को कि वो एंटर करेगा किसके अंदर, M फेज में, कि उसके अंदर रेप्लिकेशन होगा और उसको प्रिपेयर करता है मेनली।
तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, एंजाइम्स यहाँ पर बनेंगे, ऑर्गेनेल का नंबर बढ़ेगा। सिंथेसिस एस फेज में क्या होगा, आरएनए का डीएनए का फॉर्मेशन होगा, मतलब रेप्लिकेशन होगा। G2 फेज में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उसका डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा। इसके अंदर साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होगा, सेल ग्रोथ होगा G2 फेज में। जो G1 और S फेज होता है, इसके बीच में G1S चेक पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सेल जो है वो यहाँ से पूरा उसका रेप्लिकेशन वगैरह होगा, तो यहाँ पर ही सेल के अंदर कुछ ऐसे और एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे सीडीकेज होते हैं, वो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि अगर एरर होगी तो यहाँ पर वो एरर ही रेप्लिकेट वो कर देगा। एरर अगर डीएनए के अंदर होगी तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेल बनेगा वो एक एरर कंटेनिंग सेल होगा, तो वो डिग्रेड ही होगा बाद में। तो पहले ही सेल क्या कर रहा है, उसको चेक कर रहा है कि क्या कोई उसमें एरर तो नहीं है, तो ये चेक पॉइंट इसमें होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है सेल रेगुलेशन में, यहाँ पर मैं इन चेक पॉइंट्स को बता ही नहीं रही हूँ, ये मैं बताऊंगी रेगुलेशन के टाइम पर। सेल रेगुलेशन, सेल जो है वो अपने आप को ये देखता है कि जो सारे प्रोसेसेस हुए हैं वो ठीक तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस वजह से सेल साइकिल में ही चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो रेगुलेशन में मैं आपको बताऊंगी। G2 फेज हुआ। M फेज जो होता है वो 1 घंटे के लिए होता है सिर्फ। इसमें जो क्या होता है, सबसे पहला फेज प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज होता है। प्रोफेज में जो क्रोमेटिन होता है उसका कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वो फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। जो भी क्रोमोसोम है सिस्टर क्रोमेटिड के साथ वो एक तरीके की मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं ताकि वो सेपरेट हो सके, ठीक है। अब जब ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो यहाँ पर बना है उसका मूवमेंट पोलवर्ड्स हो सकता है, पोलवर्ड पोल की तरफ जाएगा ताकि वो जो क्रोमेटिड है वो एक दूसरे से सेपरेट कर सकें। यहाँ पर ही एक तरीके का जो काइनेटोकोर प्रोटीन है वो फॉर्म हो जाता है और जो अटैच रहता है सेंट्रोमेयर से, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है वो जुड़ती है। दूसरी जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो होती है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं और ये पोल्स की तरफ पहुँच जाते हैं। जब ये पोल्स की तरफ पूरे पहुँच जाते हैं क्लीवेज फरो फॉर्म हो जाता है, और जो टीलोफेज होता है ये बिल्कुल ऐसा होता है इसके अपोजिट। यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनवलप है वो फॉर्म होने लग जाता है, दोबारा जो है कम कंडेंसेशन हो जाता है और क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो जाता है और सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है टी फेज के बाद, टीलोफेज के बाद। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन कौन कौन से फेजेस में हो रहा है, तो न्यूक्लियर डिवीजन 1, 2, 3, 4 चारों फेज में होता है, प्रोफेज में भी, मेटाफेज में भी, एनाफेज में भी और जो टीलोफेज में भी, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस मतलब होता है ये है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये साइटोकाइनेसिस जो है ये टीलोफेज में शुरू हो जाता है और इसके बाद ये खत्म हो जाता है साइटोकाइनेसिस। और जो ये जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है उसमें मेन डिफरेंस क्या है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है, और यहाँ पर जो है सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में, सेल प्लेट। और एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनता है, फरो। सो ये सारा जो टॉपिक है वो एक ही पार्ट हुआ है अभी तक सेल साइकिल का, जो है माइटोसिस। तो मैंने इस वीडियो में आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें माइटोसिस से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं वो सारी बता दी हैं। साथ में क्रोमेटिन, देन डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ये सारी चीज़ें आपको बताई। और
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और उसके बाद आती है कि जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कराने वाली हूँ वो है मियोसिस। सो आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।